सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। इंडियन पॉलिटिकल थिंकर की सीरीज का ये लास्ट वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अरबिंदो घोष, अ फिलोसोफर, अ पोइट, अ नेशनलिस्ट, अ फ्रीडम फाइटर, अ प्रोफेसर। अचीवमेंट देख रहे हो व्यक्ति की। एक बार क्या हुआ, ऐसे ही एक फनी किस्सा थोड़ा ऑफ टॉपिक जाके, कि मुझसे किसी ने बोला कि इंडियन फिलोसफी के लिए सबसे अच्छी बुक कौन सी है, किसको पढ़ना चाहिए। मैं तभी नहीं रिसेंट में पढ़ रहा था, तो मैंने बोला अरबिंदो घोष की एक बुक है द डिवाइन, ऐसा मतलब ऐसे ही कुछ नाम था। मैंने उनको सजेशन दिया कि उसको पढ़िए और इंडियन फिलोसफी बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी आपको, खासकर वेदांत। उस व्यक्ति ने वो खरीदी और बाद में मुझे गिफ्ट दे दी कि तुम ही पढ़ो ये सब। तो यार, फिलोसफी एज अ सब्जेक्ट आसान नहीं हो सकता। फिलोसफी की कोई भी किताब आसान नहीं हो सकती। हाँ, सबसे बेसिक बुक्स हैं जिनसे आप डेवलप कर सकते हैं, तो ठीक है, वो अलग टॉपिक है। लेकिन यस, आपको इस व्यक्ति को जरूर पढ़ना चाहिए। जो इंडिया का ट्रेडिशन है, अच्छा, ये व्यक्ति बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आजकल पूछे जा रहे हैं, बहुत रेलिवेंट हो चुके हैं, क्योंकि वर्तमान समय में जो सरकार है, केंद्र सरकार, वो कल्चर पे, ट्रेडिशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है। और इन्होंने कल्चरल नेशनलिज्म पर फोकस दिया था। कल्चरल स्पिरिचुअल नेशनलिज्म, अ न्यू काइंड ऑफ नेशनलिज्म। एक इनकी स्टोरी है, इनके लाइफ में क्या हुआ था। जब ये पैदा हुए, इनके पिताजी डॉक्टर थे, तो वो ये चाहते थे कि इनकी जितनी भी एजुकेशन हो, जो कुछ भी हो, सब कुछ इंग्लिश में हो। टिपिकल इंडियन पेरेंट, जो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा हिंदी बोलना तक ना सीखे। तो इनके लिए जो नर्स वगैरह लगाई गई थी, वो भी ब्रिटिशर्स ही लगाई गई थी, ताकि सिर्फ इंग्लिश ही सीखें। इनकी पढ़ाई पूरी इंडिया के बाहर से हुई है। लेकिन बात ये है ना, ये वहाँ पे भी उन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस में एक्टिव रहे जो इंडिया के लिए काम कर रही थी, बाहर जाके भी। आप किसी व्यक्ति को उसकी रूट से जब खींचते हो ना, कल्चर से, फिर वो वापस जाने का प्रयास करता है। अगर प्रयास नहीं कर रहा तब तो ठीक है, तब तो अलग हो जाए। अगर वो प्रयास कर रहा है तो बिल्कुल वो रूट तक जाएगा। वही इनके साथ हुआ। भारत वापस आए, 9 लैंग्वेजेस सीखी, जिसमें मराठी, बंगाली, हिंदी, इंग्लिश सब शामिल। इंग्लिश तो चलो सीख ली थी, 9 लैंग्वेजेस सीखी इंडियन। आने के बाद पूरा इंडियन फिलोसफी पढ़ी, उसको मतलब फ्रीडम फाइटर बने, अलग अलग मूवमेंट्स में पार्टिसिपेशन दिया, जेल भी गए 1 साल के लिए। जेल जाने के बाद ऐसा कहा जाता है, ये कहते थे कि कृष्ण मेरे साथ वॉक करते थे। मतलब कह सकते हैं कि कृष्ण को इन्होंने बहुत ज़्यादा सीखा, पढ़ा, समझा, और जेल से निकलने के बाद ये योगी हो गए। मतलब उन्हें समझ में आया कि आज़ादी बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन उतनी भी बड़ी चीज़ नहीं है कंपेयर टू द फिलोसफी, कंपेयर टू द ह्यूमन यूनिटी। हम पढ़ेंगे एक एक कंसेप्ट, एक एक करके। इनके बारे में बेसिकली हमें 4 कंसेप्ट पढ़ने हैं। पहला हमारा नेशनलिज्म, दूसरा पैसिव रेजिस्टेंस, ये कंसेप्ट इनके जेल जाने से पहले के हैं। जेल के बाद जो इन्होंने चीज़ें लिखी, आइडल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, फ्रीडम। जेल से आने के बाद ये पॉलिटिक्स से इन्होंने अपने आप को दूर कर लिया, संन्यास ले लिया एक हिसाब से, पॉलिटिक्स से कहें तो। और एक जगह है गोवा में, शायद, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, वहाँ जाके सेटल हो गए। इसी व्यक्ति ने इंग्लिश की सबसे लंबी पोएम लिखी है, सावित्री नाम से, जिसमें 24,000 लाइन्स हैं। एक वन ऑफ द फाइनेस्ट इंटेलेक्चुअल्स इंडिया कैन हैव, मॉडर्न इंडिया कैन हैव। इनकी तुलना एम.एन. रॉय, अंबेडकर से की जा सकती है। जब इनके वर्क्स को देखोगे, इनकी फिलोसफी को देखोगे। इन्होंने बेसिकली नियो वेदांत, स्वामी विवेकानंद की फिलोसफी से इंस्पायर होके ये सब किया है, पूरी अपनी थ्योरी दी है नेशनलिज्म की। अब थोड़ा इनका एक एक करके टॉपिक पढ़ते हैं। पहला टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस नेशनलिज्म। ब्रिटिशर्स इंडिया पे, ये अर्ली 19th सेंचुरी की बात है, ठीक ठाक तरीके से इंडिया पे रूल चल रहा है। पार्टीशन ऑफ बंगाल का जो डॉक्यूमेंट है वो साइन कर चुके हैं वो लोग। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो तब थी ना, वो मॉडरेट लीडर डोमिनेट कर रहे थे। ये शब्द आप लोगों ने सुना होगा मॉडर्न हिस्ट्री में, मॉडरेट लीडर, जो कि
हिंसा में विश्वास नहीं रखते थे, और क्या बोलते हैं, ब्रिटिशर्स के अगेन धरना देना, रैली निकालना, ब्रिटिशर्स के साथ कॉरपोरेट ना करना, इन सारे बातों में बिलीव नहीं करते थे। इनका मानना था कि हमें चाहिए आज़ादी थ्रू प्रेयर्स, पेटिशंस, कि हम उनके सामने हाथ जोड़ेंगे कि हमें आज़ादी दे दो, अब आप थक गए होगे रूल कर करके, आप वापस जाओ। हम वैसे भी वाइट मैन बर्डन थे, हमें अंग्रेज कहते थे कि ये तो हमारे ऊपर बर्डन हो, इंडियंस तो हमारे ऊपर बर्डन है, ये इतने अनसिविलाइज्ड हैं, इन्हें हम सिविलाइज्ड बनाने आए हैं, ठीक है। मतलब वो ऐसे जस्टिफाई करते थे अपने रूल को। ये नहीं बताते कि इतना यहाँ से कितना वेल्थ लेके गए और कितना डेवलपमेंट सिर्फ इंडिया की वजह से वहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो ये लोग मानते थे कि हमें प्रेयर्स और पिटीशन से आज़ादी चाहिए। औरबिंदो इसके बिल्कुल विरुद्ध थे, इनको बहुत औरबिंदो ने सुनाया। औरबिंदो का मानना था, आपने एक वर्ड सुना होगा स्वराज, जब गांधी जी पढ़ाए थे मैंने, ये इंडिया जो मॉडरेट्स की कांग्रेस थी ना, इसने स्वराज के नाम पे जो चीज़ें मांगी थी वो मांगी थी डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस का अर्थ होता है कि हम ब्रिटिशर्स के सबॉर्डिनेट ही रहेंगे, लेकिन लाइफ के कुछ डिसीजंस, कंट्री के कुछ मेजर डिसीजंस हम लोग लेंगे, मतलब गवर्नमेंट उन्हीं की रहेगी, उन्हीं के अंडर हम स्लेव ही रहेंगे। 1930 में, जितना मुझे ध्यान आ रहा है, आप बाकी एग्जैक्ट देख लेना, JL नेहरू ने एक कांग्रेस के सेशन में अनाउंस किया कि वी वांट फुल फ्रीडम। 1930 में, 1930 में, इतना लेट। औरबिंदो घोष 1905-6 में ये बात कह रहे हैं कि वी वांट फुल फ्रीडम, स्वराज, कंप्लीट अटेनमेंट ऑफ सोवरेनिटी, ठीक है। इनका नेशनलिज्म क्या था? मैंने जैसा कि आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया है कि फिलॉसफी से बहुत जुड़े हुए थे, कल्चर से बहुत जुड़े हुए थे। इनका नेशनलिज्म सिर्फ पॉलिटिकल ओरिजिन में नहीं था कि राष्ट्रवाद जो है वो सिर्फ राजनीतिक है। ब्रिटिशर्स क्या मानते थे कि जो इंडिया है ना, ये बस मेयर एक जोग्राफिकल लोकेशन है, इसमें नेशनलिज्म वैशनलिज्म कुछ नहीं है, ये बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड था, हमने आगे जोड़ा है, हम इसको नेशन बना रहे हैं। इंडिया इज नेशन इन मेकिंग, बाई हुम? बाई ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो ऑब्वियसली दो कौड़ी की बात है ये, ऑब्वियसली, ठीक है। तो इसके विरुद्ध जाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं नहीं। और जो कांग्रेस थे ना, कांग्रेस के लीडर्स थे उस समय के, वो मॉडरेट लीडर्स थे, तो उस चीज़ को सपोर्ट करते थे कि नहीं नहीं, आप ही हैं दाता हमारे, आपको जब मन करे तब चले जाना यहाँ से, हम प्रेयर्स करते रहेंगे, आपसे पिटीशन डालते रहेंगे। तो औरबिंदो कहते हैं नहीं, जो नेशनलिज्म है, राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, वो सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, इट इज डिवाइन, इट इज इनकारनेशन ऑफ गॉड। नेशनलिज्म के लिए फाइट करिए, राष्ट्रवाद के लिए फाइट करिए, और अगर लड़ते लड़ते मर भी जाएं तो मरने से मत डरिए, क्योंकि आप भगवान के दिए हुए मिशन पे हैं। गॉड से लिंक करके दिखाया, कल्चर से लिंक करके दिखाया उन्होंने नेशनलिज्म को, कि इतना आसान नहीं है, या इतना 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 भी सीधी बात नहीं है जो ब्रिटिशर्स कह रहे हैं, आप चुपचाप सुन रहे हैं उस बात को। उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज किया इनको, मॉडरेट लीडर्स को, बहुत सारी पत्रिकाओं में लिखी बात के, ओल्ड लैम्प करके कुछ तो लिखा था इन्होंने, मैं एग्जैक्ट वर्ड भूल गया, ठीक है। तो उनका नेशनलिज्म था कि आप, जैसे कि अकॉर्डिंग टू वेदांत जो उन्होंने पढ़े, अहम ब्रह्मास्मि आपने सुना होगा कि मैन और गॉड बोथ आर सेम। आप लोग ये बात मत बोलना, वो जो बात कह के गए वो सही में बहुत महान व्यक्ति थे जो ये बात कह रहे हैं, आप पहले उतने महान बनिए, उसके बाद इस बात पे जाइए कि अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है। तो वो कहते थे कि जो गॉड हैं वो सम टोटल ऑफ अस हैं। ऐसे ही जो नेशन है ना, इन्होंने नेशन को फीमेल एंटिटी से कंपेयर किया, नेशन को कंपेयर किया महिषासुर मर्दनी से। द कंसेप्ट ऑफ भारत माता, वंदे मातरम के थ्रू ये पब्लिश करते थे ये चीजें। डिवाइन अथॉरिटी बना दिया देश को कि देश हमारी माता है, महिषासुर मर्दनी, दुर्गा देवी से कंपेयर कर दिया बेसिकली। इसके लिए लड़ना है आप लोगों को, स्वराज चाहिए ही चाहिए। गॉड इज सम टोटल ऑफ अस, मतलब हम सब का मिला के, हम सबको मिला के भगवान बने हैं, मतलब आई एम वन पार्ट ऑफ गॉड, यू आर वन पार्ट ऑफ गॉड। ही एक्सप्लेन्ड दिस थिंग इन दिस वे, ठीक है।
तो अब जब डिवाइन चीज़ें जोड़ दी जाती है ना किसी चीज़ के साथ कि ये भगवान का आदेश है कि तुम्हें ये करना है। 1910 में इन्होंने बॉम्बे सेशन में स्टेटमेंट्स भी दी इसको लेके बहुत सारी, जब ये लोगों को एड्रेस कर रहे थे, तो लोगों में ज़्यादा भावना उत्पन्न होती है, ज़्यादा एकाग्रता आती है भगवान के नाम पे। अब एक इसका डिमेरिट भी है, आपने हिंदूज को तो बोल दिया कि महिषासुर मर्दनी, नियो वेदांत, फिलॉसफी एंड ऑल, बाकी सारे धर्म के लोग इससे यूनाइट होंगे या फिर आपसे कटने लगेंगे वो कि नहीं ये सिर्फ एक पर्टिकुलर रिलीजन की बात कर रहे हैं। तो ये थोड़ा ओवर एम्फेसिस हो जाए ना कल्चर पे। प्रोफेसर B.R. मेहता कहते हैं, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है यही नाम है, एक बार चेक कर लेना, कि ये ओवर एम्फेसिस लीड्स टू डिवीजन इन द सोसाइटी, कि आपने एक कल्चर को सुपीरियर बोल दिया, वो भी इंडिया जैसे कंट्री में जो मल्टी कल्चरल मल्टी लैंग्वेज कंट्री है, ठीक है। तो इसका ये इम्पैक्ट हुआ ऑब्वियस है, ठीक है, इससे फ़र्क पड़ा, लोगों में डिवीजन हुई। ये इसके बाद नेशनलिज्म के बाद इनका जो दूसरा कॉन्सेप्ट था कि आज़ादी कैसे चाहिए, पैसिव रेजिस्टेंस। थोड़ा इसको मैं मिटा लेता हूँ, एक सेकेंड। ये जो पैसिव रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है, पहले इसको समझते हैं। अकॉर्डिंग टू अरबिंदो हमें आज़ादी, स्वराज, बेसिकली स्वराज जो वर्ड है, हमें स्वराज 3 तरीकों से मिल सकता है। पहला प्रेयर एंड पिटीशन, दूसरा पैसिव रेजिस्टेंस, तीसरा मिलिटेंट आर्म्ड फोर्स या फिर रेजिस्टेंस। 3 तरीके से हम स्वराज अटेन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अरबिंदो। पहले तरीके में क्या है, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं अंग्रेजों से, आपका जब मन करे, आप जब थक जाएं हुजूर, हम सबको आप सिविलाइज्ड लोग बना दें, उसके बाद आप देश छोड़ के चले जाना, आपके ऊपर है, हम आपसे कुछ ज़्यादा बहसबाजी नहीं कर रहे, आप तो बहुत महान, आप गोरे लोग हैं, गोरे रंग के साथ ऑब्सेशन तो इंडियंस को वैसे ही हो गया था उसके बाद, ठीक है। ये तो किसी काम आने वाला है नहीं, सीधी सी बात, अकॉर्डिंग टू अरबिंदो। मिलिटेंट नेशनलिज्म, आर्म्ड नेशनलिज्म, आर्म्ड रिबेलियन, आर्म्ड फोर्स, हथियार, वो हमारे पास है नहीं मौजूद। इतना हमारे पास ताकत नहीं है कि इतने हथियार जोड़ सकें कि वी कैन फाइट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो ये भी इंडिया के लिए बहुत सुटेबल नहीं है। तो बेस्ट तरीका क्या बचा स्वराज अटेन करने का, पैसिव रेजिस्टेंस, PR। अब ये होता क्या है, आप लोगों ने गांधी में देखा होगा, गांधी ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट और उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट में जो मीन्स यूज़ किए हैं ना टू अटेंड द फ्रीडम, कि इनके साथ, अंग्रेजों के साथ कोऑपरेट मत करो, स्वदेशी अपनाओ, इनके बनाए हुए गुड्स को बाइकआउट करो, इनकी जितनी भी सर्विसेज हैं, चाहे वो वकील हों, चाहे इनके इंस्टीट्यूशंस हो, सबको छोड़ो, ठीक है। जब हम इनके साथ कोऑपरेट ही नहीं करेंगे तो ये रूल कहाँ से कर पाएंगे। कुल मिला के 1100-1200 अंग्रेज आए इस देश में, 99% तो 95% तो कम से कम इंडियंस ही इंडियंस के अगेंस्ट खड़े हुए थे। अच्छा, एक बात है, मैंने कभी सुनी है, ओशो से सुनी है, रजनीश ओशो से, आप लोग भी इस पर गौर करना। अब ये क्लिप ओशो की थी या फिर AI जनरेटेड थी, पता नहीं, बात मुझे ठीक लगी कि 10 लोग हैं मान लीजिए देश में, जाति के नाम पे 10 में से 8, जाति और लिंग के नाम पे 10 में से 8 तो जमीन पे पहले ही बैठ रहे थे। अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने क्या किया, 10 के 10 को जमीन पे बिठा दिया। तो जो 8 लोग हैं पहले से ही जमीन पे बैठ रहे थे, उनके साथ पहले से ही शोषण किया जा रहा था, वो क्यों ही खड़े होंगे तुम्हारे विरुद्ध। उनको तो अच्छा लगेगा कि अंग्रेजों ने कम से कम इक्वालिटी तो लेके आए। तो जातिवाद एक बहुत बड़ा रीज़न है इंडिया में ब्रिटिशर्स के आने का, क्योंकि एक कहानी है कि जब हिटलर अटैक कर रहा था ना बाकी देशों पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम, तो स्विट्जरलैंड पे उसने अटैक ही नहीं किया, कोशिश की अटैक करने की, वहाँ के सारे लोग इकट्ठे हो गए कि हम लड़ेंगे। अब किसी देश के सारे लोग अगर इकट्ठे हो जाएं कि हम लड़ेंगे, हम मरने के लिए तैयार हैं, तो तुम रूल किस पे करोगे। तुम्हें रूल करने के लिए कुछ तो चाहिए, तुम दुकानों पर रूल करोगे क्या, खाली एकदम देश पड़ा है, लोग तो चाहिए, वो तैयार ही नहीं है कि हम गुलाम बनेंगे ही नहीं। ये स्वाभिमान भारत में क्यों नहीं दिखा, क्योंकि ऑलरेडी शोषण हो रहा था ठीक ठाक स्तर पे लोगों का जाति के नाम पे, ज़्यादातर तो गुलाम वैसे ही बने पड़े हैं। और एक मूवी है जो बहुत उस पर सेंसरशिप आई, फूले, वो देखना जाके आप सभी, या फिर देखनी चाहिए, तो आपको समझ आएगा कि स्थिति किस हद तक खराब थी जाति के नाम पे इस देश में। खैर,
हाँ, पैसिव रेजिस्टेंस के जो यूजेस गांधी ने किए वो बेसिकली औरबिंदो की दी हुई थ्योरी के अकॉर्डिंग ही किए हैं उन्होंने पूरा का पूरा। इसमें करना क्या होता है बेसिकली, बॉयकॉट फॉरेन गुड्स या फिर ब्रिटिश गुड्स, बायकॉट ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस, बॉयकॉट ऑफिशियल्स, यूज स्वदेशी, स्वदेशी अर्थात देश में बनी हुई चीजों का प्रयोग करें। इसके बाद 5th, मेक योर ओन कोड्स, बॉयकट people who, उन लोगों का भी बहिष्कार करें जो आपके सपोर्ट में नहीं खड़े या फिर जो ब्रिटिशर्स के साथ खड़े हैं, आपका विरोध कर रहे हैं, उन लोगों को भी बॉयकॉट कीजिए, जिसको बोलते हैं सोशल बॉयकॉट। ये सब करने के बाद ब्रिटिशर्स के पास कुछ रहेगा ही नहीं रूल करने के लिए, अगर आप ये सब करने लग जाएंगे तो। अच्छा, गांधी ने भी यही मीन्स फॉलो किए सारे के सारे। गांधी के पैसिव रेजिस्टेंस में और औरोबिंदो के पैसिव रेजिस्टेंस में एक फर्क है। गांधी का पैसिव रेजिस्टेंस हमेशा हमेशा नॉन वायलेंस पे टिका रहेगा, औरोबिंदो के पैसिव रेजिस्टेंस में नॉन वायलेंस टेम्पररी है। जब आपको मौका मिले, जब इतनी शक्ति आ जाए कि आप आर्म्ड फोर्सेस के थ्रू रेबल कर सकें, जब आप लड़ सकें अंडर द ग्राउंड, आपकी मांगें ऐसे पूरी ना हो रही हो तो हिंसा करिए, ऐसा अरविंदो का कहना था। हिंसा तो नहीं, मतलब और मींस, एक्स्ट्रा मींस यूज कीजिए टू अटेंड द स्वराज। ठीक है, समझ आया आप लोगों को? अब ये सब चल रहा होता है, इतना पार्टीशन ऑफ बंगाल। इसके बाद अरविंदो को हो जाती है जेल 1-1.5 साल के लिए। कई कहानियां हैं, जेल के बाद वो योगी बनते हैं। बहुत सारी बातें प्रचलित हैं कि उनको कृष्ण दिखे, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने पढ़ी समझी, कुछ मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस हुए उनको, योगिक एक्सपीरियंसेस हुए कुछ। अच्छा, मैं जब शब्द योगा प्रयोग करूँ ना, तो योगा उन आसनों से नहीं है अर्थ मेरा, योग दर्शन की बात करूँगा मैं जब भी करूँगा, ठीक है। और भारत का जो मूल है ना, वो योग दर्शन है। ये तो बहुत योगा के नाम पे जो हम लोग करते हैं ना, ये अभी 200, 400, 500 साल पुरानी बातें हैं, ठीक है। योग दर्शन बहुत पुराना है, ठीक है। तो वो है भारत की उपलब्धि। ये तो बहुत फिलहाल की बात है जिसको योगा के नाम पे हम लोग कर रहे होते हैं। पढ़िए आप लोग एक बार पतंजलि का पूरा दर्शन, ठीक है। तो योगिक दर्शन के थ्रू, योगा के थ्रू ही अटेंड अ स्टेज जिसके बाद वो योगी बन चुके हैं। उनको एहसास हो चुका है कि ये सारी चीज़ें ठीक है, अच्छी बात है, इससे बड़ी बड़ी चीज़ें भी हैं देश लाइफ में करने के लिए, चाहे वो फ्रीडम से रिलेटेड हो, चाहे वो द आइडिया ऑफ ह्यूमन यूनिटी हो। अच्छा, ये जितनी भी बातें थी ना अभी तक जो मैंने की, पैसिव रेजिस्टेंस से रिलेटेड, नेशनलिज्म से रिलेटेड, स्वदेशी से रिलेटेड, स्वराज से रिलेटेड, ये सारी की सारी पॉलिटिकल बातें हैं, पॉलिटिकल थिंकिंग है। अब जो अरबिंदो के जो थॉट्स डिस्कस करूंगा, दैट इज कंप्लीटली फिलोसॉफिकल। तो थोड़े कठिन हो सकते हैं, फिलोसफी कठिन ही होती है, तो ऐसे मत समझना कि ये समझ नहीं आया। उस पर थोड़ा वीडियो को बार बार भी आप देख सकते हो, ठीक है, समझने के लिए, और अलग से भी ट्राई कर सकते हो। कंप्लीट फिलोसोफर बन के आपको ये चीज़ें सोचनी पड़ेंगी, इसमें पॉलिटिकल थिंकिंग नहीं लगानी इनके अगले थॉट्स में। सो लेट्स स्टडी देम। ऑरोबिंदोज आइडिया ऑफ फ्रीडम। क्या है फ्रीडम? वीडियो को पॉज करो और सोचो थोड़ी देर। आज़ादी का अर्थ क्या है? दो कॉन्सेप्ट हैं आज़ादी को लेके, फ्रीडम को लेके, दो बेसिकली आइडियोलॉजीज हैं, विचारधाराएं हैं जो उस समय भी प्रसिद्ध थी और आज भी बहुत प्रसिद्ध है। एक है लिबरलिज्म, फ्रीडम वर्ड इसी के साथ जोड़ दिया जाता है लेकिन ऐसा है नहीं। दूसरी है सोशलिज्म। औरोबिंदो इन दोनों को देख रहे हैं, इन दोनों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लिबरलिज्म क्या है, अगला वीडियो जो पॉलिटिकल थ्योरीज में पढ़ाऊंगा उसमें एक एक करके ये सारी थ्योरी डिस्कस करेंगे। लिबरलिज्म जिस वर्ड से बना है ना,
लिबर ग्रीक वर्ड, उसका मतलब होता है फ्री, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ restrictions that can be exerted on them from the community, from the state, minimal interference of state in his life, कम से कम इंटरफेरेंस हो राज्य का उसकी जीवन में, व्यक्ति के, इसको बोलते हैं लिबरलिज्म। जब आप किसी को पूर्ण आज़ादी दे दी जैसे इन्होंने दे दिया लिबरलिज्म में, औरबिंदो उसके खिलाफ हैं, क्योंकि आपने उसको आज़ादी तो दे दी समाज से, वो गुलाम अभी भी रहेगा। वो गुलाम किस चीज़ का होगा? बॉडी का, अपनी का, प्लेजर्स का, जो उसको डिजायर्स से मिल रहे हैं, हॉर्मोन्स का गुलाम है वो बेसिकली। अब आपने उतनी तो आज़ादी दे दी, मैकेनिकल टाइप ऑफ फ्रीडम है, मटेरियलिज्म को प्रमोट होगा, प्रमोशन मिलेगा इससे। मतलब एकदम आज़ादी दे दी तो व्यक्ति या तो वासनाओं के पीछे भागेगा, या पैसे के पीछे भागेगा, या सत्ता के पीछे भागेगा, ऐसी चीज़ों के पीछे ही तो भागेगा। तो आज़ादी कहाँ हुई? आप शरीर के गुलाम हो गए ना अपने, आप समाज ने आपको छोड़ा, आप शारीरिक हार्मोन्स के गुलाम हो गए बेसिकली। औरबिंदो इसके विरुद्ध हैं। और इसके बाद वो आते हैं जब सोशलिज्म पे। सोशलिज्म में क्या होता है? समाजवाद में बेसिकली कम्युनिटी के लिए ही आपको काम करना होता है, आपका पर्सनल बहुत ज़्यादा नहीं देखा जाएगा। अगर आपका पर्सनल व्यू और कम्युनिटी का व्यू आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है तो कम्युनिटी का व्यू प्रिवेल करेगा। तो इसमें तो सीधा सीधा इंडिविजुअल जो है, जो व्यक्ति है, इंडिविजुअल इज सबऑर्डिनेटेड टू कम्युनिटी। इसके तो बिल्कुल ही विरुद्ध है वो, कि फ्रीडम जैसा कुछ है ही नहीं इधर। एक थ्योरी में क्या हो रहा है कि कम्युनिटी को हम एकदम नज़रअंदाज कर रहे हैं बेसिकली इन लिबरलिज्म में, एक थ्योरी में हम इंडिविजुअल को नज़रअंदाज कर रहे हैं। दोनों ही फ्रीडम दे रही हैं और दोनों ही फ्रीडम किसी लायक नहीं है, दोनों के डिमेरिट्स हैं अकॉर्डिंग टू अरबिंदो। एक नई चीज़ देते हैं वो फ्रीडम से रिलेटेड, दैट इज हम उसको बोल सकते हैं स्पिरिचुअल फ्रीडम। अब ये है क्या? ये वाली फ्रीडम कैसे अटेन होगी? ये अटेन होगी सुपर माइंड से। अब सुपर माइंड क्या है? अपनी बुद्धि के, औसत बुद्धि के स्तर से बहुत ऊपर उठना। ये कैसे उठा जाएगा? योगिक फिलॉसफी से, योगा से, योग से, योग दर्शन से। औरबिंदो पूर्णतः फिलॉसफी में डूब चुके हैं जब ये थ्योरी दे रहे हैं। जेल से निकलने के बाद वो योगी बन चुके हैं, पॉलिटिक्स से संन्यास ले चुके हैं, एक तरीके से छोड़ चुके हैं पॉलिटिक्स। दोनों फ्रीडम्स को क्रिटिसाइज किया। एक स्पिरिचुअल वेलबींग चाहिए जो अपने वासना के प्रति, वासना, पैसा, लोभ, लालच, जितने इन सब चीज़ों से मुक्त हो। वो मुक्ति मिलेगी स्पिरिचुअलिज्म से। फ्रीडम, लिबरलिज्म का भी जो डिमेरिट था वो भी सेटिस्फाई हो जाएगा उसके बाद, सोशलिज्म का जो डिमेरिट था वो भी सेटिस्फाई हो जाएगा उसके बाद। लोग आपस में मटेरियल प्लेजर के लिए को लेके बहुत लड़ते हैं, बहुत ज़्यादा। दुनिया के जितने युद्ध हैं किसी ना किसी पर्सनल डिज़ायर को, नेशनल तो क्या ही बोलूँ, स्टेट डिज़ायर को लेके ही हो रहे हैं। तो औरबिंदो इसके विरुद्ध थे। वो कहते थे ह्यूमन एक सुपर माइंड अटेन करेगा योगिक एक्सपीरियंस के थ्रू, योग दर्शन के थ्रू, वेदांत के थ्रू। उसके बाद वो इन चीज़ों से भी फ्री हो जाएगा, लड़ाई खत्म हो जाएगी, तमाम तरीके के झगड़े और जो चीज़ें आज हमें बहुत वैल्यूएबल लगती हैं वो शायद 2 कौड़ी के रह जाएं ये सब करने के बाद। सीधी सी बात, अर्थव्यवस्था के लिए जो जो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं उनको शायद हम बिल्कुल भी उनके बारे में सोचें भी ना। एक एग्जाम्पल देता हूँ। जिन लोगों की शादियाँ होती हैं उसमें जो ड्रेसेस होती हैं उसको बनाने के लिए ना हज़ारों की संख्या में सिल्क जो वॉर्म होते हैं उनको मारा जाता है, ठीक है, कीड़ों को मारा जाता है। अब किसी व्यक्ति के अंदर, और वो जो कीमत होती है उन ड्रेसेस की 25 से 30 हज़ार रुपये, तो बहुत एकदम मिनिमम वैल्यू चाहिए इतनी, अगर आपको बहुत बेसिक सा लहंगा लेना है और बहुत बेसिक सी शेरवानी लेनी है तो। मतलब समझ रहे हो कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है पैसे का इकोनॉमी में। इसके इकोनॉमी तो क्या ही बोलूँ, इसके थ्रू पैसे का कितना ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, अगर व्यक्ति को ये बात समझ में आ जाए। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो एकदम अहिंसक है, एकदम हिंसा के विरुद्ध रहता है कि नहीं मैं हिंसा बिल्कुल मिनिमाइज रखूँगा,
वो व्यक्ति इस चीज को कभी खरीदेगा क्या? ये चीज तो उसके लिए 2 कौड़ी की रहेगी, खरीदेगा तो छोड़ो, इसका विरोध करेगा भरपूर कि ये होना ही नहीं चाहिए। हजारों कीड़ों को मार के आप शादी के चंद घंटों के लिए अपनी ड्रेस बनवा रहे हो, कहां से ये जस्टिफाइड है? आप और उसके बाद आप कहते हो कि मैं प्रेमी हूं, मैं प्रेमिका हूं, हम दोनों पता नहीं क्या कर जाएंगे, अब लैला मजनू बन। अरे नहीं भाई, तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हारी ड्रेस के लिए कितनी हिंसा हुई है? प्रेम में हिंसा कहां से आ गई? ठीक है, तो ऐसा ही औरबिंदो को मानना था कि जिस दिन हम स्पिरिचुअल होंगे, जिस दिन हम सुपर माइंड की स्टेज अटेंड करेंगे, उस दिन हम ये चीजें छोड़ देंगे, बहुत सारी चीजें हमारे लिए बहुत इररिलेवेंट हो जाएंगी। ठीक है, तो दिस वॉज हिज आइडिया ऑफ फ्रीडम। दोनों को ही क्रिटिसाइज किया, दोनों को ही डिमेरिट्स को खत्म करके स्पिरिचुअल फ्रीडम की तरफ बढ़े। लेकिन 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 ये अटेन करने के लिए इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फ्रीडम बेस हैं, मतलब ये तो होनी ही चाहिए। एक वीडियो में बनाना चाहता हूँ भारतीय संविधान और भारतीय दर्शन से को लेके ये दोनों कैसे सिमिलर हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, हम जो चीज़ अटेन करना चाहते हैं हमारे दर्शन में, हमारे धर्म में, जो सबसे बड़ी अटेनमेंट है वो है मोक्ष, लिबरेशन। लिबरेशन के लिए प्री कंडीशन है लिबर्टी, आज़ादी, फ्रीडम फ्रॉम सोसाइटी, फ्रीडम फ्रॉम एवरी थिंग दैट कैन रिस्ट्रिक्ट अस आवर ग्रोथ इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली। लिबर्टी इज द बेसिक कंडीशन फॉर लिबरेशन। इसको मोक्ष भी बोलते हैं, जिसको बौद्ध धर्म में निर्वाण बोला जाता है, जिसको जैनिज्म में कैवल्य बोला जाता है। ठीक है, तो ये अटेन करने के लिए इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फ्रीडम प्री कंडीशन है। अगर यही आज़ादी नहीं होगी तो व्यक्ति कहाँ से योगिक एक्सपीरियंस लेगा, कहाँ से दर्शन की तरफ मुड़ेगा, कहाँ से वेदांत पढ़ेगा? ठीक है, अब ये चीज़ कहीं ना कहीं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन भी लग सकती है कि हर व्यक्ति ऐसा करे, ऐसा अभी तक विश्व के इतिहास में तो नहीं हुआ है। इसके लिए औरबिंदो एक थ्योरी देते हैं, पूरी की थ्योरी। एक सेकेंड, इसको मिटा देता हूँ। द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी। हुआ क्या, पहले इंडिविजुअल, उसके बाद विलेज, उसके बाद वी मूव टुवर्ड्स कम्युनिटी, उसके बाद हम लोगों ने क्या बनाया, स्टेट, नेशन। इसके बाद जो अगली स्टेज आएगी ना, वो होगी ह्यूमन यूनिटी की, कंप्लीट यूनिटी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं बाउंड्रीज का। ये अटेन कैसे होगी? एक बहुत ही बढ़िया बात कहते हैं औरबिंदो कि जब तक लोग रैशनल रहेंगे तब तक ये कभी अटेंड नहीं हो सकती, क्योंकि रैशनल व्यक्ति सिर्फ अपने फेवर के लिए सोचता है और अपनी जो मटेरियल डिजायर्स हैं, जो कामनाएं हैं, उनको पूरी करने के पीछे भागता है। समझदार वो बहुत लगेगा। समझदार होना और दार्शनिक होना दोनों में फर्क है। दार्शनिक होना अर्थात फिलोसफिक माइंडसेट होना, जो वो चाहते हैं, योगिक माइंडसेट जो वो देना चाहते हैं, ये, और जो रैशनैलिटी है, ये दोनों अलग अलग हैं। वो अलग बात है कि ये यहाँ तक आने के लिए व्यक्ति को रैशनल होना ही पड़ेगा। औरबिंदो इसके खिलाफ रहते हैं। औरबिंदो एक ऐसी स्टेज लाना चाहते हैं जहाँ पे लोग इसको फॉलो करें और कंप्लीट यूनिटी मिले। भारत का इतिहास है जो फिलॉसफी का, उसमें वसुधैव कुटुंबकम, कॉस्मोपॉलिटिज्म, वर्ड प्रोनाउंसिएशन बहुत खराब है, ठीक है, इस पर बहुत फोकस किया गया है वसुधैव कुटुंबकम पे, कि होल वर्ल्ड इज लाइक वन फैमिली। वही दर्शा रहे हैं औरबिंदो घोष कि ह्यूमन यूनिटी की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ेंगे और वो फाइनल स्टेज होगी हमारी अटेनमेंट के लिए। आइडल सिनेरियो है, पॉसिबल तो नहीं, अभी के लिए तो नहीं लगता, क्योंकि वो जिस वक्त थे उन्होंने कहा था कि लोग इसकी तरफ बढ़ेंगे। अब मुझे दिख रहा है कि और भद्दे हो चुके हैं फिलोसफिकल टर्म्स में और थिंकिंग के टर्म्स में। जातिवाद लगातार बढ़ रहा है, धर्म के नाम पे सांप्रदायिकता इतनी बढ़ चुकी है, अगर वो शायद देखेंगे तो दुखी हो जाएंगे देख के। और भी 50 चीज़ें जो लगातार बढ़ती जा रही हैं, समाज में लगातार बंटवारा होता जा रहा है, चाहे वो कलर के नाम पे हो। कलर के नाम पे उतना देखने को नहीं मिलता, लेकिन लोगों के भीतर छुपा हुआ है। एक दम का है समाज का, जो एकदम मेट्रो सिटीज़ हैं उनका भी एकदम एलीट क्लास जो है, उधर डिस्क्रिमिनेशन ये बहुत कम है। लेकिन इसके अलावा 85% 90% ऑफ इंडिया इन चीज़ों में डूबा हुआ है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, चलते रहेंगे, यूनिटी इन डाइवर्सिटी।
हम अटेन करने की कोशिश करेंगे आइडल स्टेज उनकी। तो दिस वॉज ऑल अबाउट इंडियन पॉलिटिकल थिंकिंग। बहुत सारे फिलोसफर्स हम लोगों ने पढ़े। अब नेक्स्ट वीडियो से वी आर गोइंग टू स्टार्ट पॉलिटिकल थ्योरी। इसमें हम बेसिकली पढ़ेंगे लिबरलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, जितने भी ये टर्म्स हैं, फेमिनिज्म, मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, इन सबको पढ़ेंगे, डिटेल में समझेंगे ये हैं क्या, इनसे क्या हमारा देश पे इन सब चीज़ों का क्या इम्पैक्ट है, हमारे एंशियंट इंडियन थॉट्स में ये सब था कि नहीं था। सो वी विल स्टडी वन बाय वन इन डिटेल। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।